नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार पहुंचकर जेपी नड्डा ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 104वां पूरा करके रिकॉर्ड कायम किया है और ऐसा रिकॉर्ड वाले वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पहले प्रधानमंत्री हैं। देखिए, मन की बात प्रधानमंत्री देश को बढ़ता हुआ जनाधार, देश की संस्कृति, युवाओं के अंदर जो आज की तारीख में देश के प्रति रुझान पैदा हो रहा है। देश में हमारी क्या चुनौती है, देश में क्या चुनौती है। देश के मानस को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है, नॉन पॉलिटिकल होता है और मेरे ख्याल विश्व में रिकॉर्ड बना है कि पहले ही प्रधानमंत्री ने 104वां एपिसोड किया है। ये लोग जितना प्यार उनको कर रहे हैं मुझे साफ साफ जाहिर दिखाई दे। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों के साथ मन की बात की। ये उनका मन की बात का 104वां एपिसोड रहा और इस दौरान 104वां एपिसोड रहा और इस दौरान कई जगहों पर समूह बनाकर लोगों ने पीएम के मन की बात सुनी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने बताया कि उन्होंने आज महिला सशक्तिकरण आधुनिकीकरण के विषय पर बात की और इस दौरान उन्होंने चंद्रयान 3 की सकुशल लैंडिंग को लेकर भी सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि आज देश हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है और देशवासी भी गर्व महसूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का आज 104वां संस्करण था और हमेशा की तरह उन्होंने इस संस्करण में भी देश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और देश को, जनता को प्रेरित भी किया। आज के एपिसोड में जहां उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में उल्लेख किया, वहीं महिला सशक्तिकरण के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया। प्रदेश में धामी सरकार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि ये एक चेहरा चमकाने का प्रयास है। इससे सरकार प्रदेश की जनता की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। साथ ही मीडिया का भी ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जिससे वे अंकिता भंडारी कांड, पेपर लीक मामले, अग्निवीर जैसी दमनकारी योजना, स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालात जैसी मूलभूत समस्याओं पर सवाल ना पूछ सके और इन सभी सवालों से सरकार घिर रही थी। इसलिए सरकार ने प्रदेश में नैरेटिव बदलने के लिए इन्वेस्टर्स समिट करने की योजना बनाई है। चेहरा चमकाने की कवायद भर मुझे दिख रही है और प्रदेश के जो मौजूद मुद्दे हैं जो कि मुख्यमंत्री धामी को और उनकी पूरी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने भर के लिए है। चैनलों का ध्यान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगा दो ताकि अंकिता भंडारी के हत्यारों को कौन सी सजा मिली वो पूछ ना पाएं, ताकि वो पूछ ना पाएं कि भर्ती घोटाले में जो लोग संलिप्त हैं उनका क्या हुआ, वो पूछ ना पाएं कि आपने अग्निवीर जैसी इतनी दमनकारी जो योजना है वो क्यों उत्तराखंड के युवाओं पर थोपी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरिद्वार पहुंचने पर कांग्रेस से कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरिद्वार पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जेपी नड्डा का घेराव करने की कोशिश की। नड्डा का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई और युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दुदाधरी चौक से हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एक तरफ मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और उत्तराखंड में भारी आपदा आई हुई है, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार पिकनिक मनाने आए हुए हैं। इस मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की जमकर झड़प भी हुई, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक न चली। पुलिस ने काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर रोशनाबंद स्थिति पुलिस लाइन भिजवा दी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनने आ रहे थे।
और जबकि उन्हें उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके मन की बात सुननी चाहिए थी। हम उसी की अपील के लिए उनको काले झंडे दिखाने गए थे कि आप नरेंद्र मोदी जी के मन की बात ना सुन करके इस उत्तराखंड के और देश के बेरोजगार युवाओं के मन की बात सुने, छात्रों के मन की बात सुने। उसी को लेकर के आज हमने उनको प्रदर्शन करा, काले झंडे दिखाए। हमारी ये मांग थी कि सीयूईटी परीक्षा को रद्द करा जाए, चंबी की जो परीक्षा चालू हुई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार की नाक के नीचे खनन हो रहा है, खनन माफिया लगातार हावी है। खनन की चोरी से प्रदेश सरकार को कई 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसका खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। उन्होंने बताया कि 37,000 ऐसी गाड़ियां दिखाई गई थी, उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ये जो खनन हुआ है ये सब सरकारी कामों में इस्तेमाल हुआ है। खनन चोरी की रिपोर्ट कैबिनेट में भी आ चुकी है और इस पर एक समिति भी बनी हुई है जो कि निर्णय लेगी कि कितना प्रतिशत तक वसूल किया जाना है। में इस राज्य के बेरोजगारों के साथ विश्वासघात किया, उनकी पीठ पर छुरा भोंका। आज राज्य की सरकार बेशर्मी से इस राज्य के बेरोजगारों के साथ जिस तरह का सुलूक कर रही है, बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले संगठन और उसके नेताओं के खिलाफ जिस प्रकार का उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है। बॉबी पवार को बागेश्वर में गिरफ्तार कर लिया, गरिमा जी ने उस मुद्दे को उठाया था, हमारी पार्टी ने उठाया था। सरकार क्या बता सकती है क्यों उसको गिरफ्तार किया आपने? एक नौजवान जो इस राज्य के बेरोजगारों की आवाज को लगातार उठा रहा है और वो किसी पॉलिटिकल मंतव्य से तो गया नहीं था, और गया भी था तो इस देश में लोकतंत्र है, उसको अधिकार है वो जाकर के बागेश्वर के बेरोजगारों से बात करे कि इस राज्य की सरकार बेरोजगारों के साथ क्या कर रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अभिनेता अरबाज खान देहरादून के दौरे पर है। एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हो चुके हैं। मधुबन होटल में आयोजित कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करने वाले हैं। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम होगा। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को वो सम्मानित करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम होगा और उसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं। समाज में उत्कृष्ट कार्य को लेकर वो जागरूक करने वाले हैं। तो देहरादून से बड़ी जानकारी। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हो चुके हैं और मधुबन होटल में आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाले हैं। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम किया जाएगा। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो होटल के लिए रवाना हुए हैं। होटल में कार्यक्रम किया जाएगा जहां पर वो लोगों को जागरूक भी करेंगे। तो मधुबन होटल में कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाले हैं और बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान देहरादून पहुंचे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग जल्द ही 2,364 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रही है और प्रत्येक कर्मचारियों को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली आउटसोर्स भर्ती में गांव के स्थानीय बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। गांव से अभ्यर्थी न मिलने पर संबंधी स्कूल की न्याय पंचायत के बेरोजगार को पहला मौका दिया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें नियुक्ति का मानक तय कर दिया गया है। शिक्षा कार्यालय में 334 पदों पर भर्ती की जानी है, जबकि 2030 पद स्कूलों के लिए तय है। अधिकारियों के कार्यालयों में संबंधित ब्लॉक और जिले के बेरोजगार का चयन किया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो शिक्षा विभाग जल्द भर्ती करेगा। 2,364 पदों पर यह भर्ती की जाएगी और गांव के लोगों को ये मौका मिलने वाला है। और गांव के लोगों की बात की जाए तो उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि शिक्षा विभाग जल्द ये भर्ती करने वाला है और इसको लेकर कई पहले से ही मांग की जा रही थी। तो 364 पदों पर यह भर्ती होगी। गांव के लोगों को अब ये मौका मिलेगा। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में नौकरी मिलने के
जो हैं संभावनाएं बन गई हैं। आमतौर पर गांव के बेरोजगारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आमतौर पर वहां रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने खेल को और मजबूत करने का फैसला लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। तो अब खेलों को बढ़ावा मिलेगा और ये कैबिनेट मंत्री की तरफ से फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है ताकि लोग जो है खेल को प्रोत्साहित करें, खेलों में भाग लें, हिस्सा लें, और अब खेलों को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब खेलों को और बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। देखिए, आप जानते हैं 2021 में राज्य सरकार ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी खेल नीति पारित की थी कैबिनेट ने, और उसमें खेलों को उत्तराखंड में प्रोत्साहन देने के लिए कई सारे बिंदु थे जिसपे की कार्रवाई खेल विभाग को करनी थी। तो उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट बिंदु था कि हम अपने प्रदेश में भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, उनको हम किस प्रकार से प्रोत्साहन दें। खबर डोईवाला के कोतवाली क्षेत्र से है, जहां 9 दिन पहले बुजुर्ग महिला के गले से 2 बाइक सवार लोगों ने सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। वहीं एसपी देहात कमलेश उपाध्याय की ओर पत्रकार वार्ता करते हुए चेन लूट का खुलासा किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात ने बताया कि डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के बाला के मियावाला में 19 अगस्त को शाम 5 बजे बुजुर्ग महिला के गले से 2 बाइक सवार लोगों ने सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने आरोपी को काबू किया है। को ये हर्रावाला चौकी क्षेत्र में जो कोतवाली डोईवाला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। चूंकि एक वृद्ध महिला से चेन स्नैचिंग की गई थी, तो इसमें हमारी पूरी टीम काम कर रही थी और इसमें ये सफलता मिली है। प्रभारी निरीक्षक डोईवाला के नेतृत्व में ये 2 अभियुक्त हैं, इनको कल अरेस्टिंग की गई है इनकी, और इनसे वो चेन भी बरामद की गई है। और जो इन्होंने जिस घटना को जिस मोटरसाइकिल पर गाड़ी किया था, वो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। हम इन दोनों के आपराधिक इतिहास का जानकारी कर रहे हैं। दोनों बेसिकली वैसे मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। देश की सुरक्षा के लिए घर परिवार से कोसों दूर पुलिस विभाग, वन विभाग व बॉर्डर पर हजारों सैनिक तैनात हैं। चाहे मूसलाधार बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड या फिर जला देने वाली गर्मी, ये सैनिक हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं, ताकि आप और हम चैन की नींद सो सकें। आगामी रक्षाबंधन के त्योहारों पर रविवार को थाना सितारगंज वन विभाग में एकल विद्यालय की आचार्य महिलाओं ने पुलिसकर्मियों व वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की, तो वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार स्वरूप वृक्ष देकर वृक्षों की सुरक्षा की शपथ दिलाई। एकल अभियान एक सामाजिक सेवा संस्था है। ये वनवासी समाज में काम करने वाला संस्था है। ये जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ शिक्षा पहुँचाने का काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का सपना था कि यदि बच्चा विद्यालय तक नहीं जा सकता है, विद्यालय को बच्चे तक पहुँचना होगा। एकल अभियान की बहनों द्वारा हमारे वन विभाग और सभी वन कर्मियों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा गया है। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वनों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति दोहरी जिम्मेदारी है।
और जो ये एकल अभियान द्वारा कार्य किया जा रहा है, बच्चों की शिक्षा से लेके उनके सर्वांगीण विकास के लिए जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। बहुत ही एक अच्छा अभियान है। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में जेल गए आरोपी के पिता ने मोहल्ले वालों के संग कोतवाली में जमकर हंगामा किया। वहीं कोतवाली के बाहर सड़क पर जाम लगाने की कोशिश भी की। उनका आरोप है कि पीड़िता का परिवार गुंडों का सहारा लेकर उनके घर में घुस आए और उनके घर की महिलाओं के साथ मारपीट और दुष्कर्म करने जैसी वारदात करने की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने पुलिस पर इस मामले में कार्रवाई न करने के भी आरोप लगाए हैं, जिसके चलते लोगों ने कोतवाली परिसर में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ये सर रात को 10 और 11 के बीच मेरे पड़ोसी मुकेश शर्मा सन ऑफ फूलचंद शर्मा 4-5 अन्य बाहर के अपराधियों के साथ गाड़ी नंबर UP 11 CH 8758 किसे मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी की और करीब 40 से 50 मिनट तक गाली गुप्ता की और घर में घुसाए। और घर में घुसे मेरी लड़की से, मेरी बीवी से बोले कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ था वही आज मैं रेप करने तुम्हारे साथ आया हूँ, जिसको मर्जी बुला लो। पुलिस को तो मैंने सब सेट कर रखा है और मैंने वहां से 1 से 12 पर फोन किया। तो दुष्कर्म जैसी वारदात करने की धमकी देने वाले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी जेल में बंद है और उसके पिता ने ये आरोप लगाया है पीड़िता के परिवार वालों पर कि उन्होंने उनके घर में घुसकर उनकी महिलाओं के साथ मारपीट की है और उनके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात करने की धमकी दी है, जिसको लेकर वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनका आरोप है कि उन्होंने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा, पुलिस को उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते उन्होंने थाने के सामने प्रदर्शन किया। दिसंबर महीने में उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है और इसे लेकर सरकार अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इस समिट के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा और वहीं आयोजन में अब उत्तराखंड कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि बीजेपी सरकार इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। पूर्व में 2018 में हुए इन्वेस्टर्स समिट का हवाला देते हुए मथुरा दत्त जोशी ने इस सवाल पूछा कि उस समय जो इन्वेस्टर्स आए थे और जितने इन्वेस्टर्स की बात कही जा रही थी, क्या प्रदेश में उसे धरातल पर उतारा गया है? इसके अलावा विपक्ष ने इन्वेस्टर्स समिट को पूरी तरह से दिखावा करार देते हुए प्रदेश सरकार पर कई और कटाक्ष किए हैं। देखिए, इन्वेस्टर मीट की बात बड़े जोर शोर से हो रही है। तमाम जगह सरकार जो है रोड शो भी कर रही है। उत्तराखंड में इन्वेस्ट आना चाहिए, ये अच्छी बात है। सरकार कह रही कि 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट आएगा। हम तो कह रहे हैं भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ जी इतनी शक्ति दें मुख्यमंत्री जी को कि राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएं। हमारे राज्य का विकास होगा, हमारे बेरोजगार नौजवानों को अगर रोजगार मिलेगा, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है। लेकिन प्रदेश के बेरोजगार सवाल पूछ रहे हैं कि 2018 में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसका उद्घाटन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार देर शाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सोर्सिंग संस्थान पहुंचे, जहां मौजूदा तमाम वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान वीडियो इंस्टीट्यूट, इसरो, डील, ITM, IIT व अन्य संस्थाओं से जुड़े तमाम वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तराखंड में आपदाओं की घटनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक कलाचंद सेन ने कहा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वैज्ञानिकों में गजब का उत्साह है।
इसके लिए क्यों इतना ज्यादा बातें कर रहे हैं? बिकॉज सभी लोग को मालूम है क्लाइमेट चेंज का वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस एटमॉस्फेयर में आ रहा है, उसके वजह से एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर है, उसको कैपेसिटी होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो गया है। इसके वजह से स्थान स्थान में हम लोग देख रहे हैं अल्प समय में बहुत ज्यादा और कॉन्सेंट्रेटेड रेन हो रहा है। अभी भी रेन हो रहा है देखिए। तो अगला दिनों में भी अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए अगर कुछ ऐसे चीजें नहीं कर पाए जाएंगे जिसमें से जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन घटा नहीं पाएंगे, तब हमारा मुसीबत और भी बढ़ते रहेगा। मिशन चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है। उसमें हमारे इस संस्थान का IRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है, देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है। इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है और अन्य संस्थानों के भी सारे वैज्ञानिक जो समय समय पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में और भी हम सबको सफलताएं प्राप्त हो और उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्रों में शोध अनुसंधान की जहां आवश्यकता है, उसमें ये हमारे सारे ही संस्थान मिलकर उस पर काम करेंगे। यह भी आज हम लोगों ने संवाद में आपस में तय किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में आए लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन से संबंधित एवं अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। अधिकांश जन समस्याओं एवं शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान तेजी से हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में 2 घंटे जन समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं जनपदों के भ्रमण के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लगातार फीडबैक ले रहे हैं। जिलाधिकारियों को जनपदों में जनता दरबार, तहसील दिवस एवं BDC की नियमित बैठकें करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण हमारा मकसद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।